अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शहजाद इकबाल एक्सक्लूसिव। 27वीं तरमीम का हमें सिर्फ 5 दिन पहले पता चला और ये 27वीं तरमीम ऑलरेडी सेनेट में पेश भी कर दी गई है और जो कमेटी है नेशनल असेंबली की और सेनेट की, वहाँ पर भी इस पर बहस हो रही है और बहुत जल्द अब ये सेनेट और कौमी असेंबली से मंजूर भी हो जाएगी। 3 बातें बड़ी वाज़ेह हैं इस 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से। एक तो ये कि जो स्पीड हुकूमत ने लगाई है और हुकूमत के इत्तेहादियों ने इसको सेनेट तक पहुंचाने में, और जैसे मैंने कहा ये पास भी हो जाएगी। मतलब अब ये देखें, एक 18वीं तरमीम थी जिसमें पता नहीं 1 साल तक बहस हुई, 77 मीटिंग्स हुई, सब कमेटीज़ बनाई गई, घंटों तक वहाँ पे बहस होती रही और इसके बाद एक 18वीं तरमीम जो है वो सामने आई और उसके बाद भी उसमें जब हाउस में ले की गई उसमें चेंजेस किए गए। फिर पिछले साल हमने एक और तरमीम देखी, 26वीं तरमीम, जिससे आपने पूरी जो इंडिपेंडेंस है जुडिशरी की उसको बुरी तरीके से मुतासर किया। लेकिन वो तरमीम भी हमने देखा कि उसका एक ओरिजिनल ड्राफ्ट था जो कि मंजूर होने वाला था, लेकिन फिर कुछ जमातों ने उस पर इख्तलाफ किया, तो तकरीबन 1 महीने तक उस 26वीं तरमीम पर बहस हुई और उसके बाद उसका हाउस में ले किया गया। लेकिन यहाँ तो ऐसा लगता है कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया गया है, क्योंकि ये 27वीं तरमीम मंडे को, आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने ये ट्वीट किया था कि हमारे पास हुकूमती वफ्द आया, वज़ीर आज़म आए, उन्होंने बताया कि ये इसमें चीज़ें हैं जो हम करने जा रहे हैं, और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सीसी के सामने रखेंगे और फिर इस पर गौर करेंगे। तो 5 दिन के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो तय पा चुका है और जिस तरीके का इत्तेफाक है हुकूमत और उनके इत्तेहादियों में, तो इसको पास करवाने भी कोई मुश्किल नहीं होगा। अच्छा, दूसरा मामला कि हर तरमीम, या पिछली तरमीम 26वीं या ये 27वीं तरमीम, इसमें हुकूमत का मौक़िफ़ होता है कि हम अवाम के मफाद में ये करने जा रहे हैं, हम मुल्क में जो गवर्नेंस सिस्टम है उसको बेहतर करने जा रहे हैं। लेकिन जब ये तरमीम पास होती है तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। होता क्या है कि हुकूमत अपनी जड़ों को मजबूत कर रही होती है, ये निज़ाम अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, और ये दोनों तरमीम जो है ना इसी वजह से आई हैं, इसमें और कुछ नहीं था ऐसा। मिसाल के तौर पे इस तरमीम के हवाले से कहा गया कि 18वीं तरमीम के कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो कि हमें प्रोविंसेस से सब्जेक्ट्स उठा के देने हैं वफाक में, ताकि सिंगल नेशनल करिकुलम हो। पॉपुलेशन का मसला बहुत बड़ा है, आबादी 2.5% से बढ़ रही है, इस तेज़ी से अगर आबादी बढ़ती रही तो मामला हल नहीं होंगे, यानी कि इसको एक इशू बनाया गया। फिर दूसरा मामला एनएफसी का था कि उसके फार्मूले को तब्दील करना है, क्योंकि इम्बैलेंस है, सारे पैसे सूबे ले जाते हैं, 58% शेयर सूबे ले जाते हैं, वफाक के पास कोई पैसा नहीं बचता और इस तरह हुकूमत या वफाकी हुकूमत चल नहीं पाती, तो इसको तब्दील करना ज़रूरी है। लेकिन एंड में वही हुआ जो हमें पता था कि ये दोनों चीज़ें माइनस हो गई, पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद कर दिया और 27वीं तरमीम पास हो गई, और उसमें क्या पास हुआ इसको मैं तफसील से आगे आके बताता हूँ। लेकिन मैंने जो तीसरी बात है वो पीपल्स पार्टी का किरदार है। आपको याद होगा कि जिस दिन ये मुसवदा या प्रपोजल्स जो बिलावल साहब ने अपने एक्स पोस्ट में लिखे, मैंने मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम पर ये कहा था, और हमारे ज़राए क्योंकि ये बता रहे थे हमें, मैंने वहाँ पे ये तो कहा था कि फ़र्ज़ करें कि अगर ये हो जाता है, मैंने इस तरीके से बात की थी, लेकिन वो हमारे ज़राए ने कन्फर्म कर दिया था हमें कि पीपल्स पार्टी जो है ना वो 18th अमेंडमेंट के हवाले से कुछ नहीं करेगी, एनएफसी के हवाले से कुछ नहीं करेगी, और ये दोनों इशूज़ ऐसे थे जिस पे कोई सीरियस डिस्कशन ही नहीं होनी थी। ये सिर्फ इसलिए शामिल किए गए थे कि आखिर में जब पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम में आर्टिकल 243 की मंजूरी दे, जो कि आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर से मुतल्लिक है, जब पीपल्स पार्टी आईनी अदालत की मंजूरी दे, तो वो ये कह सके कि देखें, ना हमने 18वीं तरमीम को रोल बैक होने दिया, ना हमने एनएफसी फॉर्मूले को तब्दील होने दिया, तो ये हमारी बड़ी जीत है, इनको हमने मुस्तरद कर दिया है। ये बिल्कुल वैसे ही है, ये बिल्कुल वैसी ही स्ट्रेटजी है जैसे कि जेयूआईएफ की थी 26वीं तरमीम में, कि उन्होंने कहा कि देखिए, हमने तो उस तरमीम को सपोर्ट किया जो कि पास हुई, अगर हम ना सपोर्ट करते तो हुकूमत जो 26वीं तरमीम पास करने जा रही थी वो बहुत खौफनाक थी, उससे तो हुलिया बिगड़ जाता आइन का, तो हमने उसमें से डंक निकाल दिया और हमने जो है ना वो उसको, उस तरमीम को पास किया जिससे इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है। तो सेम पोजीशन आज पीपल्स पार्टी भी ले रही है कि वो सारी हमने 18वीं तरमीम भी फारिग कर दी, एनएफसी भी फारिग कर दिया, और जो मेन मामला था वो तो आपको पता है, हुकूमत के एक रहनुमा बैरिस्टर अकील मलिक पहले ही बता चुके थे कि असल मामला तो 243 है, जिसमें जो फील्ड मार्शल का ओहदा है उसको एक सियासी कवर देना है, उसको एक पार्लिमानी कवर देना है या आइनी कवर देना है। अच्छा, एक और मज़े की बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देखें, इस मुल्क में ना आइन बचा है ना कानून बचा है। मैं उनसे ये कहता हूँ, आइन और कानून तो है ना, देखें, एक नया कानून आ रहा है और ये कानून साजी किस लिए हो रही है? अपने आप को लेजिटिमेसी देने के लिए, लीगल कवर देने के लिए हो रही है। तो इतनी तो फ़िक्र है हुकूमत को, कानून की भी फ़िक्र है, आइन की भी फ़िक्र है कि जो भी काम करें उसमें हमें लीगल और आइनी कवर शामिल हो। अच्छा, अब आते हैं कि इस तरमीम में है क्या, और कुछ चीज़ें तो मुस्तरद की मैंने आपको बता दी। आइन में है, एक तो 3 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो आइनी अदालत का क़याम, दूसरा 243 में अमेंडमेंट जो कि आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रक्चर के हवाले से, और तीसरा जजेस के ट्रांसफ़र के हवाले से। बारी बारी बात करते हैं। आईनी अदालत में
जो बुनियादी चीज़ है वो यही है कि पहले आईनी बेंचेस बनाई गई थी 26वीं तरमीम में, अब एक आईनी अदालत होगी और आईनी अदालत में जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के केसेस हैं, यानी कि जो आईनी केसेस हैं, 184 के मामलात हैं, सुमोटो के मामलात हैं, वो अब आईनी कोर्ट सुनेगी। वो मामलात सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट एक अपीलेट कोर्ट होगा, नीचे से जो केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट उनको डील करेगी। फ़र्क ये किया गया है, और ये असल की है कि आपने सुना होगा एक बिलावल साहब का एक शॉट है, बड़ा वो चल रहा है, जब 26वीं तरमीम आई उन्होंने कहा कि देखें आईनी बेंचेस बनी है, लेकिन आईनी बेंचेस और आईनी अदालत एक ही बात है, क्योंकि सिर्फ नाम में फ़र्क है, बाकी उनका जो फंक्शन है वो बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो जो हमने बात की थी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में, उसको हम पूरा कर रहे हैं। लेकिन फ़र्क क्या किया गया है, आईनी बेंच से आईनी अदालत बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई? यहाँ पे जो जजेस की उम्र है, जो कि इनिशियली सुप्रीम कोर्ट से लाए जाएंगे, वो है 68। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की उम्र होती है 65। यानी कि हुकूमत ये चाहती है कि कुछ जजेस जो कि सुप्रीम कोर्ट में रिटायर हो जाएंगे 65 साल की उम्र में, उनको हम शिफ्ट कर दें आईनी अदालत में, ताकि वो 68 ईयर्स तक सर्व कर सकें, जब तक उनकी उम्र 68 नहीं हो जाती, या जब तक वो 3 साल के लिए सर्व नहीं करते। तो क्लियरली कुछ ऐसे जजेस हैं जो हुकूमत चाहती है कि 65 साल की उम्र में रिटायर ना हो और वो 68 ईयर्स तक जो है सर्व करें। अब वो कौन से जजेस हैं, मैं नाम तो नहीं लूँगा, तौहीन अदालत मुझे अपने ऊपर लगवाने का शौक़ नहीं है, तो नाम छोड़ दें। लेकिन ये हुकूमत का जो हदफ है बड़ा क्लियर है कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स क्यों बनाए जा रहे हैं। तरीक़ेकार क्या होगा, नंबर ऑफ इसमें जजेस कितने होंगे आईनी अदालत में, अभी ये तय नहीं किया गया है। इस अमेंडमेंट में वो स्वाबदीद होगी ऑब्वियसली जब नीचे मजीद लेजिस्लेशन होगी या फिर सदर की। लेकिन जो पहले चीफ जज होंगे, चीफ जस्टिस होंगे आईनी अदालत के, वो प्रेसिडेंट लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। और इसी तरह जो फर्स्ट बैच में जितने भी जजेस होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के होंगे और सदर लगाएंगे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। और फिर बाद में जो दूसरे बैच आएंगे उसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट में किसी जज ने 7 साल सर्व किया हो उनको भी जो है आईनी बेंच, आईनी कोर्ट का हिस्सा बनाया जा सकता है। और लॉयर्स जिन्होंने खिदमात अंजाम दी है लीगली 20 साल, वो भी इसमें आ सकते हैं और वो फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत आएंगे। इंटरेस्टिंगली इसमें यह भी कहा गया है कि अगर कोई जज आईनी अदालत नहीं जाता तो वो रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा, मतलब उसकी नौकरी वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। कोई शख्स अगर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट एलिवेट किसी जज को किया जाता है, वो बनने से इनकार कर देता है, तो उसकी भी जो है मुद्दत वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, उसको रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। फिर ये भी कहा गया है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसकी लॉजिक जो है समझना थोड़ा सा मुश्किल है, कि अभी अगर पार्लिमानी कमेटी, जो स्पेशल पार्लिमानी कमेटी 3 नाम देती है कि इनमें से एक बनेगा चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का, अगर वो 3 नाम आते हैं और उनमें से एक शख्स जिसको हुकूमत नॉमिनेट करती है कि ये चीफ जस्टिस बनेंगे, वो इनकार कर देते हैं, तो बाकी जो 2 होंगे जो कि उस लिस्ट में होंगे जिनको कंसिडरेशन के लिए नॉमिनेट किया गया होगा, वो जज भी रिटायर्ड तस्वुर किए जाएंगे, यानी कि तीनों जज। इसकी मिसाल ये कि अभी जस्टिस याया आफरीदी साहब को पार्लिमानी कमेटी ने चूज़ किया था कि ये चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन कंसिडरेशन के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह भी थे और जस्टिस मुनीब अख्तर भी थे। तो अगर याया आफरीदी मना कर देते कि मुझे चीफ जस्टिस नहीं बनना है, तो वो तो रिटायर्ड तस्वुर होते, लेकिन मंसूर अली खान और जस्टिस मुनीब अख्तर भी रिटायर्ड तस्वुर हो जाते। इसकी जो एक लॉजिक समझ आती है वो तो यही है कि मिसाल के तौर पे अगर जस्टिस याया आफरीदी और मंसूर अली खान और मुनीब अख्तर में से ये तीनों फैसला कर लेते कि नहीं ठीक है, याया आफरीदी साहब इनकार कर देंगे क्योंकि सीनियर मोस्ट वो नहीं है, सीनियर मोस्ट जो है वो तो मंसूर अली खान है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। इस किस्म की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके अगर कोई इनकार कर दे कि मुझे नहीं बना चीफ जस्टिस, तो फिर तीनों जजेस पेनलाइज होंगे, यानी कि जो दूसरे 2 हैं जिनको सिर्फ कंसिडरेशन के लिए उनका नाम सामने आए थे, उनको अपॉइंट नहीं किया जा रहा था चीफ जस्टिस, उनको भी रिटायर्ड तस्वुर किया जाएगा। तो ये भी इसमें शामिल है। तो ये है जो आईनी अदालत जिसका तस्वुर अब हमारे सामने आया। अब देखते हैं कि इसमें क्या मज़ीद चेंजेस आते हैं। एक मामला था जजेस के ट्रांसफ़र का, और हमने देखा कि जब सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफ़र किया गया, कितना ह्यू एंड क्राई था। और फिर एक इस्लामाबाद के अपने हाई कोर्ट के जो जजेस थे उन्होंने ये पिटिशन लेके गए कि ये सीनियर मोस्ट कैसे हो सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो आईनी बेंच है उन्होंने उनकी दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और ये मामला इसमें सेटल कर दिया गया है कि अगर कोई जज ट्रांसफ़र होता है तो उसकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो उस दिन से शुरू होगी जब वो पहली मरतबा उन्होंने जज बनने का हल्फ लिया था। ये इसमें सेटल कर दिया गया है। लेकिन ये भी कहा गया है कि कॉन्सेंट अब ज़रूरी नहीं है जज का। जैसे सरफराज डोगर साहब से तो पूछा गया ना कि आपने वहाँ पर जाना है, उन्होंने मंजूरी दी तो उनको शिफ्ट कर दिया गया। अब किसी जज से पूछा नहीं जाएगा, और जब किसी जज से पूछा नहीं जाएगा तो इसका मतलब ये है कि उनको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर वो इनकार करते हैं तो वो भी अपनी मुद्दत मुलाजमत खो बैठेंगे, यानी कि वो भी रिटायर्ड तस्वुर किए जाएंगे। अब सब सोच रहे हैं कि कौन से जजेस हैं जो कि ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। सबको पता है इस्लामाबाद के 5-6 जजेस हैं जिन्होंने पहले भी ख़त लिखा था कि उनके काम में मदाखलत होती है एजेंसीज़ की, हुकूमत उनसे खुश नहीं है, इदारे उनसे खुश नहीं है।
तो यही कहा जा रहा है कि ये जो 5 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, किसी को जो है बलूचिस्तान भेज दिया जाएगा, किसी को मुमकिन तौर पे सिंध भेज दिया जाएगा, किसी को लाहौर भेज दिया जाएगा, किसी को रिटेन किया जाएगा, ये होता हुआ नज़र आ रहा है। हुकूमत डिनाई कर रही है, लेकिन मेरे ख्याल से जब ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी तो पता चल जाएगा कि असल मकसद इस ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कंसेंट जो ख़त्म करने का क्लॉज डाला है वो किसके लिए डाला है। अब आ जाते हैं तीसरी बड़ी चीज़ पे, आर्टिकल 243 जो कि आर्म्ड फोर्सेस से, हमारी अफवाज से मुतल्लिक है, और उसको अमेंड किया गया और इसमें एक शिक में तरमीम की गई है, बाकी इसमें 6-7 नई शिकें शामिल की गई हैं। एक तो ये वाज़े कर दिया गया है कि जो आर्मी चीफ होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके पास एक और ओहदा होगा, वो होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का। और इसका मतलब ये है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे वो तीनों हमारी जो फोर्सेस हैं, जिसमें बड़ी आर्म्ड फोर्सेस है आपकी बहरी यानी कि नेवी, और आपकी जो एयर फोर्स है, ये उन तीनों के एक तरीके से सरबराह होंगे। हायरार्की अब ये तय हो गई है, क्योंकि वैसे तो आर्मी चीफ जो है वो पैरेलल होता है एयर चीफ के या फिर नेवल चीफ के, लेकिन अब क्योंकि उनके पास एक ओहदा होगा चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का, तो वो एक तरीके से हायरार्की में ऊपर आ जाएंगे। और इसकी वजूहात हुकूमत बता चुकी है कि अब जो है, जो वॉरफेयर है, कन्वेंशनल वॉरफेयर, उसके तरीक़ेकार बदल गए हैं। अब बहुत ज़्यादा सिनर्जीज़ की ज़रूरत है, एक कोऑपरेशन की ज़रूरत है तमाम फोर्सेस के दरमियान। तो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड के लिए एक ओहदा होना चाहिए, और वो ओहदा इस आइन के मुताबिक, अमेंडमेंट के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास होगा। फिर जो एक ओहदा अभी होता है 4 स्टार का, वो है चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। 4 स्टार होते हैं, यानी कि जब भी एलिवेशन होती है तो 2 लोगों की होती है 4 स्टार पे, एक चेयरमैन चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ कमेटी और एक आर्मी चीफ। तो यानी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इस नवंबर में साहिर शमशाद जो कि चेयरमैन है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के, वो रिटायर हो रहे हैं, और इसके बाद ये ओहदा एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन आर्मी चीफ जो है वो अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे। तो शायद इस नवंबर में, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने पूछा भी है, कोई और 4 स्टार जनरल एलिवेट नहीं होगा, यानी 3 स्टार से 4 स्टार कोई प्रमोशंस इस मरतबा नहीं होनी है, क्योंकि वो पोस्ट ही एक पोस्ट है नहीं, और एक पोस्ट पे जो है फील्ड मार्शल साहब बरकरार रहेंगे। एक नई पोस्ट डाली गई है, कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड। इसके तहत हमारे मिसाइल्स न्यूक्लियर प्रोग्राम आएंगे, और ये अपॉइंट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ आर्मी चीफ। तो ये ओहदा जो है नया इसमें इंडक्ट किया गया है। 2 और इंटरेस्टिंग चीज़ें, एक तो फील्ड मार्शल, और जैसे फील्ड मार्शल जो है आर्मी में होते हैं, इसी तरीके से मार्शल ऑफ एयरफोर्स के लिए, और एडमिरल ऑफ फ्लीट, ये तीनों के हवाले से कहा गया है कि इनके जो रैंक्स और प्रिविलेजेस हैं ये इनको लाइफ टाइम मिलेंगी। दे विल रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ टाइम। इनसे ये ओहदे वापस नहीं लिए जा सकते। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 47 के तहत ये रैंक्स इनसे वापस लिए जा सकते हैं। और आर्टिकल 47 क्या है? ये प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की बात करता है, यानी प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जा सकता है, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी दरकार होती है। तो अगर किसी एयर मार्शल को, किसी एडमिरल ऑफ द फ्लीट को, किसी एयरफोर्स मार्शल को आपने हटाना है, तो फिर उसके तरीक़ेकार आर्टिकल 47 के तहत होगा। फिर है आर्टिकल 248 जो कि इस्तिस्ना की बात करता है। ये इस्तिस्ना जो है हासिल होगी फील्ड मार्शल को, मार्शल ऑफ एयरफोर्स को, और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को। और क्योंकि इनके पास ये रैंक, जैसे मैंने बताया, लाइफ टाइम रहेगा, यानी कि इनको जो इस्तिस्ना मिलेगी वो भी लाइफ टाइम होगी। 2 किस्म की इस्तिस्ना है आर्टिकल 248 में। एक ये कि चाहे चीफ मिनिस्टर हो, गवर्नर हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, या मिनिस्टर्स हों, जब ये अपने ऑफिस में होते हैं और कोई भी फैसला करते हैं, तो उस फैसले को कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता उस दौरान, क्योंकि उनको एक इस्तिस्ना हासिल होती है। एक और इस्तिस्ना है आर्टिकल 248 में जो सिर्फ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को मिलती है, और वो ये इस्तिस्ना है कि जब तक ये अपने ओहदे पर रहेंगे, यानी कि आसिफ अली ज़रदारी साहब जब तक प्रेसिडेंट रहेंगे, या मिसाल के तौर पे जो गवर्नर हैं वो जब तक गवर्नर रहेंगे, तब तक उनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस भी नहीं बन सकता। कोई करप्शन क्रिमिनल केस कोर्ट ऑफ लॉ में उनके खिलाफ नहीं चल सकता। यानी कि उनको इस्तिस्ना, अगर बन भी जाए केस तो इस्तिस्ना है, उनको हाजिर होने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट ऑफ लॉ में, और वो 5 साल अपने इम्यूनिटी एंजॉय करेंगे। लेकिन जब वो इम्यूनिटी, यानी कि जब वो ऑफिस अपना छोड़ देंगे, तो फिर उनके ऊपर वो केसेस में कार्रवाई हो सकती है। और ये 2009 में हमने देखा था, ज़रदारी साहब के हवाले से बड़ी बहस थी जब स्विस केसेस चल रहे थे, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी के जो लॉयर्स थे यही प्लीड करते थे कि वो उनके पास इम्यूनिटी है, लिहाजा उनके ऊपर केस जो है वो एक्टिवली चल नहीं सकता। अब ये जो 248 की इस्तिस्ना है, ये फील्ड मार्शल और मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट को भी दी गई है। फिर ये कहा गया है कि ये तीनों जो रैंक्स हैं, इनको जब ये अपनी कमांड
की पोजीशन से रिटायर हो जाएंगे, यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जब रिटायर हो जाएंगे, या अगर कोई एयरफोर्स मार्शल बनता है वो अपने एयरफोर्स के ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, तो फिर हुकूमत उनको कोई और जिम्मेदारियां भी दे सकती हैं। वो क्या है, फेडरल गवर्नमेंट की मर्जी है, वो उनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाना चाहे, वो उनको कोई और ओहदा देना चाहे तो वो उनको दे सकती है, लेकिन उसका फैसला बाद में होगा। और ये भी कहा गया है कि जो उनके सर्विसेज अलाउंसेस वगैरह हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो प्रेसिडेंट उनको डिटरमिन करेंगे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि आज दो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आए इस 27वीं तरमीम के। पहला एक वाइट कलर का था और फिर एक पिंक कलर का, जो कि कमेटी में पेश किया गया। उसमें थोड़ी सी चेंजेस थी। जो इस्तिस्ना वाली शेक मैंने आपको बताई, उसमें जो है ना, जो पिंक डॉक्यूमेंट आज सबमिट किया गया, उसमें एक इजाफी चीज़ है। उसमें यह है कि जो प्रेसिडेंट इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं, मैंने भी आपको बताया कि एज ऑफ नाउ जो हमारा आइन है उसके मुताबिक जब तक वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट, तब तक वो इम्यूनिटी एंजॉय करेंगे। इस्तिस्ना होगी उनको क्रिमिनल केसेस से भी। इस डॉक्यूमेंट में यह लिखा हुआ है, जो कमेटी में सबमिट किया गया है, कि इस इस्तिस्ना को लाइफ टाइम कर दें, जैसे कि फील्ड मार्शल के लिए या एयरफोर्स मार्शल के लिए किया जाएगा, लाइफ टाइम कर दें। यानी प्रेसिडेंट जब अपना ओहदा छोड़ दें तब भी इस्तिस्ना है, कोई क्रिमिनल केसेस में उनके ऊपर केस नहीं चल सकता अदालत में। और जब ये मामला गया कमेटी में, तो फिर अनुशा रहमान साहिबा और एक और नून लीग के साहब, उन्होंने कहा कि अगर ये इस्तिस्ना सदर पाकिस्तान को दी जा रही है तो फिर ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी दी जाए, यानी उनको भी इम्यूनिटी हो उनके ऑफिस होल्ड करने के बाद, यानी कि रिटायर हो जाए अपने ऑफिस से, ख़त्म हो जाए, वो प्राइम मिनिस्टर ना भी रहें तब भी वो इम्यूनिटी, वो इस्तिस्ना उनके पास रहे। तो अब ये देखना है कि क्या कमेटी इसको इस तरीके से पास करती है या नहीं करती। और इसमें भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये माजी से इसका इतलाक़ नहीं होगा। जैसे हमारे बहुत सारे कानून बनते बता देते हैं कि माजी से इतलाक़ होगा, इसका माजी से नहीं होगा, अब से होगा। और क्योंकि जब पीडीएम हुकूमत आई थी तो ऑलमोस्ट जरदारी साहब के केसेस ख़त्म हो चुके थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म हो गए थे पीडीएम गवर्नमेंट में। तो इसका मतलब ये है कि अब जब ये इस्तिस्ना अगर ये मिल जाता है, ये फाइनल अगर ड्राफ्ट का हिस्सा बन जाता है, आइन में शामिल कर दिया जाता है, तो अब आइंदा इनके ऊपर जो भी केसेस बनेंगे वो एक्टिवली उस पर इस्तिस्ना होगी। लेकिन क्योंकि ये लॉ अब से इम्प्लीमेंट होगा तो इमरान खान के कोई इस्तिस्ना नहीं होगी। वो जो केसेस अपने भुगत रहे हैं वो भुगतते रहेंगे, वो इसके बेनिफिशरी नहीं होंगे, बाकी लोग होंगे। लेकिन कुछ और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ। एक डुअल नेशनलिटी का मामला भी इसमें डाला गया था। जैसे पीपल्स पार्टी ने मुस्तरद कर दिया ना 18वीं तरमीम के मामले को या एनएफसी फॉर्मूले तब्दीली को, पीपल्स पार्टी ने डुअल नेशनलिटी का जो एक इसमें था एक सेक्शन, वो भी पीपल्स पार्टी ने कहा मुस्तरद करते हैं। अब ये किसके लिए था? डुअल नेशनल जो है वो ऑलरेडी आपके जो सेनेटर्स या पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौमी असम्बली के मेंबर या सूबाई असम्बली के मेंबर, वो तो हो नहीं सकते डुअल नेशनल। जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाते हैं उसी वक्त उनको डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो डुअल नेशनल है या नहीं है, बल्कि रिनाउंस करनी पड़ती है। कोई भी शहरियत उनकी हो, अमरीकी शहरी हो, बरतानवी शहरियत हो, वो इलेक्शन लड़ने से पहले उनको गिव अप करनी पड़ती है। तो यही मामला था कि अब इसमें तरमीम में ये डाला गया कि जो ब्यूरोक्रेट्स हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, ख्वाजा आसिफ तो कहा था ना कि हज़ारों की तादाद में ऐसे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है। जजेस में कुछ लोग हैं जिनके पास दोहरी शहरियत है, तो वो भी ख़त्म की जाए। ये नहीं हो सकता कि जो लोग पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हो या जुडिशरी में हो या आर्म फोर्सेस में हो वो दोहरी शहरियत रखें। पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद कर दिया। अब हमारे ज़राए बताते हैं, जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का कल इजलास हुआ, 80 to 90% जो पीपल्स पार्टी के लोग थे ना, वो इस बात पे मुत्तफिक थे कि बिल्कुल ठीक है। जब पार्लियामेंटेरियंस, सेनेटर्स दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो फिर ब्यूरोक्रेट्स और जजेस भी नहीं रख सकते। इस पर इत्तेफाक था। 90% पीपल्स पार्टी के जो मेंबरान थे उन्होंने इत्तेफाक कर लिया, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने इसको मुस्तरद किया। अब इसकी क्या वजह है और किसने वीटो कर दिया? वीटो ही किया होगा ना 90% जब इत्तेफाक कर गए। तो मैंने पीपल्स पार्टी के उनसे पूछा, उन्होंने नाम तो नहीं लिया लेकिन इशारतन बहुत कुछ कह गए। अब आपको पता है पीपल्स पार्टी में अगर फैसले करने हैं तो या वो ज़रदारी साहब ने करना है या बिलावल साहब ने करना है, और मेनली तो ज़रदारी साहब ने करना है। तो किसने जो है इसको वीटो किया कि नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, और क्यों किया? उसकी वजह यह है कि एक जज है जो कि सिंध हाई कोर्ट में है और पीपल्स पार्टी का उनसे माजी में वो रहे किसी पोजीशन पे, रिवील नहीं करूँगा, खुद ही देख ले। तो उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उनकी क्योंकि दोहरी शहरियत है, लिहाजा पीपल्स पार्टी नहीं चाहती थी कि वो अगर ये क्लॉज डला दें कि दोहरी शहरियत नहीं रख सकते तो फिर उनको भी गिव अप करना पड़ती। तो ये मामला अब बड़ा क्लियर हो गया। और पीपल्स पार्टी के जो रहनुमाओं से मैंने पूछा कि क्या वो स्पेसिफिक जज है, उन्होंने कहा वो तो हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। और उन्होंने कहा बल्कि पंजाब में तो बहुत सारे हैं, ये तो ख्वाजा आसिफ खुद कह चुके हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके पास भी दोहरी शहरियत है। लेकिन फिर भी नून लीग कहती है ऑन द फेस ऑफ इट हम तो तैयार हैं इसके लिए, और शायद इदारे भी तैयार हैं, बट पीपल्स पार्टी इस पर नहीं मानी। तो ये एक ऐसा मामला है जो आगे जाके
क्योंकि ये पीपल्स पार्टी नू लीग भी कह रही है, इदारों का भी इस पर फोकस है कि जब हमारे यहाँ भी नहीं होते तो फिर ये कैसे हो सकता है कि ब्यूरोक्रेट्स हों, तो वो भी इस पर दबाव डालेंगे। और दूसरा एनएफसी, अगर आज पीपल्स पार्टी समझ रही है कि ठीक है यार एनएफसी हमने जो है वो शामिल नहीं किया और जो जो इनको चाहिए था वो हमने दे दिया, हुकूमत अपनी जड़ें मजबूत करें, इदारे अपनी जड़ें मजबूत करें, एनएफसी हमने जो है टाल दिया है, लेकिन नून लीग और जो करता धरता हैं वो इस बात पर एडमेंट हैं, वो बज़िद हैं कि ये तो होना है। एनएफसी का फॉर्मूला ऐसे नहीं चल सकता। प्रोविंसेस का शेयर डायरेक्टली कम करेंगे या इनडायरेक्टली उनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां डालेंगे, लेकिन ये तब्दील होना है। तो पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार रहे। 27वीं में नहीं हुआ तो 28वीं में हो जाएगा, 28वीं में नहीं हुआ तो 29वीं में हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमारे दोस्त मुनीब फारूक साहब कहते हैं कि इस सिस्टम ने, इस रिजीम ने अपनी नज़रें बहुत दूर तक रखी हुई हैं। तो ये तो होना है। पीपल्स पार्टी ने आज टाल दिया या आज इतनी सीरियस डिस्कशन नहीं हुई, नहीं आइंदा जब भी होगी तो ये तो होना ही है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।